साथियों नमस्कार। एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। हम आज जो टॉपिक्स पढ़ना चाह रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सतत व व्यापक मूल्यांकन। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी स्लाइड में, ये टॉपिक्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के इतर मुख्य परीक्षाओं में, चाहे किसी भी दर्जे की परीक्षा हो, प्री प्राइमरी से लेकर के फर्स्ट ग्रेड तक की परीक्षा, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और ये टॉपिक्स यहाँ से करने के बाद में आपको राजस्थान के किसी भी पुस्तक से या किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है। और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, लाइन है वो यहीं से उठ करके आएगी, सीधी की सीधी लाइन है वो यहाँ हमारी स्लाइड से उठ करके आएगी, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये एक टॉपिक्स जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सतत व व्यापक मूल्यांकन। तो देखते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत व व्यापक मूल्यांकन की जो अवधारणा ली गई थी वो ली गई थी आरटी 2009 में सर्वप्रथम, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक्स भी लगा हुआ है अलग से, इसको अलग से कराएंगे। आरटी 2009, आरटी 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिनियम 2009 में लिया गया है सीसी की अवधारणा, सतत व व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन की जो अवधारणा है वो आरटी 2009 में ली गई थी। अब ध्यान देना, सतत व व्यापक मूल्यांकन होगा। अब परीक्षा के स्थान पर हमने क्या कर दिया है, पहले परीक्षाएं होती थी, इसके अनुसार कर दिया, क्या कर दिया है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का कैसा मूल्यांकन होगा, सीसी आधारित मूल्यांकन होगा। ध्यान देना, जिससे बच्चों में स्नेहिल और संवेदनशील व्यवहार अपनाया जा सकेगा और यहाँ पर सीखने में क्या करेंगे, बच्चों की भागीदारी है वो अधिक हो सकेगी। इस धारणा को लेकर के हम ये लिया गया है और इसमें बच्चों के गुणों और रुचियों के आधार पर हम क्या कर सकेंगे, अपनी शिक्षण अधिगम व्यवस्था को व्यवस्थित कर पाएंगे। ऐसी एक धारणा यहाँ पर बनाई गई है सीसी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सीसी। तो सीसीई क्या है और सीसी को क्यों लिया गया है। पहले परीक्षाएं होती थी, परीक्षा को लेकर के बच्चे क्या सोचते थे, मानसिक तनाव या भय या एक दबंध पे रहता था बच्चों में, एक दबाव रहता था बच्चों में। उस दबाव को दूर करने के लिए हमारे शिक्षा अभिकरणों ने, हमारे शिक्षाविदों ने या हमारे जो शिक्षा के अभिकर्ता है उन्होंने इन परीक्षाओं के स्थान पर एक नई मूल्यांकन की पद्धति विकसित की जिसको बोलते हैं हम सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवेल्युएशन, जिसको हम बोलते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन। यानी एक परीक्षा का ही नया फॉर्म्स है जिसमें बच्चे को यह नहीं लगता है कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, या बच्चा जिसमें तनाव या मानसिक दबाव महसूस नहीं करता है, वो फॉर्म्स है परीक्षा का सीसीई। तो ध्यान देना, बच्चों के रुचियों और गुणों के आधार पर सीखने में मदद मिलेगी और बच्चे हर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होंगे। ये सीसी का मूल धारणा है सर। अगली स्लाइड लेते हैं हम। पुरानी परीक्षा पद्धति के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन लाने के पीछे क्या क्या कारण थे, ये जानना जरूरी है। क्यों ये नई व्यवस्था की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये जानना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के भय और मानसिक तनाव को खत्म करना, यानी परीक्षाओं को लेकर के एक तरीके का भय या मानसिक तनाव या दबाव महसूस करते थे बच्चे, जिससे बच्चों के विभिन्न पक्षों का विकास है वो क्या हो जाता था, अवरुद्ध हो जाता था, या बच्चे क्या झेलते थे, मानसिक तनाव झेलते थे, जिसके कारण से बच्चों की समग्र प्रगति नहीं हो पाती थी और बच्चों का कहीं न कहीं रुचि या कोई न कोई गुण या कोई न कोई जो विचारधारा है वो दब करके रह जाती थी। उस विचारधारा को, समस्त विचारधाराओं को प्रकट करने के लिए सीसी लाया गया है, यानी बच्चों के समस्त गुणों और विशेषताओं या रुचियों को प्रकट करने के लिए सीसी लाया गया है। तो बच्चों में भय और मानसिक तनाव स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षाओं को लेकर के रहता था। और एक परीक्षाएं होती थी बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं होती है
बोर्ड की परीक्षाएं, उसको लेकर के जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं और उनको लेकर के बहुत अत्यधिक भय और तनाव महसूस होता है। और जैसा कि हम आज की परिदृश्य में देख पा रहे हैं, बड़े बड़े सारे जो कोचिंग्स है, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, वो बच्चों में एक परीक्षा को लेकर के इस तरीके का माहौल पैदा कर देते हैं कि बच्चों में स्वतः ही तनाव या भय की स्थिति आ जाती है। तो इन तनाव या इस भय से बचाने के लिए बच्चों में जो मूल्यांकन की जो नई पद्धति लाई गई है, जो शिक्षण व्यवस्था में जो नई पद्धति लाई गई है, वो है CCE। और इसको लेकर के बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। बच्चों में मानसिक तनाव और भय मुक्त वातावरण में बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि ले, इसको लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करते हैं ताकि बच्चों में इस तरीके का भय और मानसिक तनाव खत्म हो परीक्षाओं को लेकर के। अब ध्यान देना, रटने रटाने की प्रवृत्ति के स्थान पर सर्जन, चिंतन, निर्णय, तर्क और विश्लेषण यानी मानसिक प्रक्रियाओं को क्या करना, विकास करना। पहले क्या होता था, जड़त्व अधिगम होता था। परीक्षाएं जब पेपर पेंसिल आधारित परीक्षाएं होती थी, बोर्ड परीक्षाएं होती थी, तब रटने रटाने या रूट लर्निंग होती थी या जड़त्व अधिगम होता था। बच्चों में कैसा अधिगम होता था, जड़त्व अधिगम, जड़त्व अधिगम होता था। और जड़त्व अधिगम को दूर करने के लिए यानी बच्चों में एक निर्माणवादी या रचनात्मक अधिगम को विकसित करने के लिए, जब सर्जन, चिंतन, निर्णय और तर्क विश्लेषण लेने की क्षमता पैदा होगी बच्चों में, तब बच्चों में कौन सा अधिगम होगा, रचनावादी अधिगम, रचनावादी अधिगम या निर्माणवादी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, यानी बच्चे खुद संलग्न होकर के सीखे। इस अवधारणा को विकसित करने के लिए बच्चों में किसका विकास किया गया है, CCE का विकास किया गया है। प्रमाण पत्रों में केवल सफल होने के कक्षाओं में निर्धारण हेतु दक्षताओं को पूरा करने संबंधित बातों का उल्लेख होगा। अब पहले क्या होता था, जब हमारी मार्कशीट आती थी या प्रमाण पत्र, जिसको हम बोल सकते हैं अंक तालिका, क्या बोलते सकते हैं, अंक तालिका बोल सकते हैं, अंक तालिका। उसमें क्या होता था, मात्र एक अंक होते थे, गणित के डिजिट अंक होते थे, उनसे हम क्या नहीं पहुंच पाते थे। बच्चों के अंदर क्या रहता था, उसमें बच्चों के अंदर क्या होता था, लेबलिंग लगती थी बच्चों में, कमजोर। मान लिया जाए एक अंक तालिका में बच्चे जिसके 90% अंक आए हैं, एक बच्चा है जिसके 45% ही अंक आए हैं, और एक बच्चा है जो क्या हो गया है, 33% अंक लाया है। तो इनके अंदर क्या होता था, बहुत सारी चीजें को लेकर के क्या होता था, ये केवल क्या करते थे, उनके पाठ्यक्रम संबंधी चीजों को, यानी जो पाठ्य पुस्तकों में सिखाई गई चीजें हैं, उनका ही मात्र मूल्यांकन होता था। अब बच्चे की सभी दक्षताएं हैं, बच्चा खेल कूद में कैसा है, बच्चा साहित्यिक गतिविधियों में कैसा है, बच्चा सहयोग की भावना में कैसा है, इन समस्त दक्षताओं को पूरा करने से संबंधित बालकों, यानी कहे तो HPC आएगा। अब क्या होगा, HPC जारी होगा, अंक तालिका की जगह क्या होगा, HPC जारी होगा, होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड, यानी समग्र प्रगति प्रपत्र, समग्र प्रगति प्रपत्र, समग्र प्रगति प्रपत्र जारी होगा, जिसमें बच्चे का 360 डिग्री, बच्चों के 360 डिग्री यानी समावेशी या समग्र विकास के आयामों पर बल दिया जाएगा, 60 डिग्री विकास पर बल देगा। समस्त रुचियों अभिरुचियों का इसमें अंकन होगा, नृत्य, गायन, समस्त रुचियों अभिरुचियों का क्या होगा, इसमें अंकन होगा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, वन साइज फिट ऑल, यानी एक ही पैमाना सबके लिए लागू हो। यहां ध्यान देना, डिवीजन का पैमाना होता था कि 60% से ऊपर आएगा वो क्या लाएगा, फर्स्ट डिवीजन में आएगा। सेकंड डिवीजन में क्या होता था, 45% से ऊपर आएगा वो सेकंड डिवीजन में आएगा, और 33 से 45 वाला थर्ड डिवीजन में आएगा। ये एक पैमाना होता था, यानी रेटिंग स्केल पैमाना होता था। रेटिंग स्केल नहीं बनानी बच्चों को, अब क्या करना है, ग्रेडिंग, बहुस्तरीय ग्रेडिंग पद्धति विकसित की जाएगी। किसके माध्यम से, CCE के माध्यम से, ABC ग्रेड। अब इस दायरे में आएंगे, उनको क्या दिया जाएगा, ABC ग्रेड दिए जाएंगे, जिससे बच्चों के अंदर क्या होगा, उसका ये पता नहीं लग पाएगा कि मैं कितना कमजोर हूं या कितना
वो मेरे से ज्यादा होशियार है या कम होशियार है, इस तरीके की लेबलिंग नहीं होगी, या इस तरीके का प्रतिचयन बच्चों में दूर करेगा। शालाओं में सशक्तिकरण और शालाओं में बाल केंद्रित वातावरण तैयार करने के लिए किसकी अवधारणा लाई गई है? सीसीई की अवधारणा लाई गई है। सीसीई की अवधारणा लाई गई है, यानी बालकों में, शालाओं में सीखने से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, उनका अधिकतम संलग्न हो बच्चे, इसको लेकर के सीसीई की प्रक्रिया को लाया गया है। अब ध्यान देना, बच्चों के विकास के सभी क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है? बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत व नियमित आकलन है, जिससे विभिन्न विधियों, उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाएगा। यानी केवल जो पहले होता था, जो रूट रटने रटाने की विधि में जब हम काम में लेते थे, तो कागज पेंसिल आधारित परीक्षा या पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा को ही काम में लेते थे। अब क्या होगी, परीक्षाओं के विभिन्न तरीके अपनाए जाएंगे, बच्चों में आकलन के विभिन्न या मूल्यांकन के विभिन्न तरीके अपनाए जाएंगे। इसमें 3 शब्द है, सतत, व्यापक और मूल्यांकन। ये शब्द 300 शब्द है, इनको हमें समझना जरूरी है आज के परिदृश्य में, और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो पहले हम समझते हैं मूल्यांकन और आकलन क्या है। आकलन और मूल्यांकन में क्या फर्क है? आकलन और मूल्यांकन में क्या फर्क है? एक साधारण सी घर में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं बिलोना करना। बिलोना करने की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, बस यहीं से आपका सारे टाइट क्लियर होंगे आकलन और मूल्यांकन को लेकर के। जब बिलोना करती थे, तब दादी माँ या नानी माँ बिलोना होने की प्रक्रिया के दौरान क्या करती थी? सतत निगरानी करती थी कि कितना मक्खन अभी बाहर आया है, या कितना मक्खन अभी आना बाकी है, या कितना मक्खन छाछ में रह सकता है। यानी दही से मक्खन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं बिलोना। जो सीबीएसई बोर्ड वाले विद्यार्थी है, जो शहरों में वैसे, उनको मैं बता दूं कि बिलोना हमारे गांव में होता है। जो आरबीएसई वाले वो अच्छी तरीके से इसको जानते हैं, ठीक है। बिलोना करने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या बनाया जाता है? दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया। निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? बिलोना करना होता है। अब बिलोना करते समय ध्यान देना, बालकों में उस समय क्या करती थी दादी माँ या नानी माँ? क्या करती थी? सतत निगरानी करती है। और जो सतत देखभाल करती है, उस समय पूरा ध्यान रखती है कि कहीं ना कहीं मक्खन दूर तो नहीं जाकर के गिर गया, कहीं ना कहीं मक्खन सही तरीके से तो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो सतत निगरानी की प्रक्रिया होगी, वो आकलन होगा। और उस समय जो अंतिम उत्पाद निकल करके आएगा, वो क्या होगा? मूल्यांकन। और इसका मूल्यांकन क्या आना है? मक्खन, जिसको हम चूंटिया घी भी कहते हैं। यदि चूंटिया घी अच्छी तरीके से आ गया, या मक्खन अच्छी तरीके से प्राप्त हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका मूल्यांकन है, वो आप मूल्यांकन पर पहुंच गए। आपका आकलन सही था, आपकी सतत निगरानी सही थी। तो मैं कहूं तो आकलन एक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन क्या है? एक उत्पाद है। अब इस मूल्यांकन, मक्खन कितना प्राप्त हुआ और मक्खन कितना छाछ में रहा, इसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो मूल्यांकन में क्या लिए जाते हैं? निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय लेना, निर्णय लेना, यानी किसी प्रतिपुष्टि पर पहुंचना। यह होता है मूल्यांकन, या फीडबैक पर पहुंचना। लेकिन ध्यान देना, आकलन एक प्रक्रिया है जो क्या चलती है? शिक्षण अधिगम के साथ चलती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।
अंग है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समेकित है आंकलन। अब मान लिया जाए शिक्षण आंकलन में दो तरीके से प्रक्रियाएं चलती है, एक तो चलती है निदान और दूसरी चलती है उपचार। यदि मान लिया जाए निदान और उपचार साथ साथ नहीं चलेगा तब हम मूल्यांकन पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम मूल्य का अंकन नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, जब मान लिया जाए बिलोना, जब भी मान लिया जाए उस समय निदान मिला कि सही तरीके से मक्खन ऊपर नहीं आ रहा है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सही तरीके से मक्खन ऊपर नहीं आ रहा है, तो नानी माँ या दादी माँ क्या करती है, निदान पता लगाती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो वो क्या डालती है, उसके अंदर क्या डालती है, गर्म पानी डालती है, और गर्म पानी डालते ही क्या जाता है, मक्खन बरोबर ऊपर आने लग जाता है। तो ये निदान पता लगा कि मक्खन सही तरीके से नहीं, कमजोरियां और रिक्तियों को पहचानना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों की कमजोरियों एवं रिक्तियों या जो भी खाई है, जो भी समस्याएं, उनको पहचानना तो होता है निदान, और उसके बाद में उचित क्या करना, कार्यवाही करना, वो होता है उपचार। तो जो पानी डाला गया, जो गर्म पानी डाला गया बिलोना में, वो क्या था, आपका उपचार था। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि बच्चा कहाँ सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, कहाँ सीखने में बच्चों की रिक्ति है, और कहाँ किस क्षेत्र में बच्चा कमजोरी दिखा रहा है। उन समस्त रिक्तियों, कमजोरियों, कठिनाइयों का पता लगा करके हम बच्चों के लिए उचित प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदान करेंगे, और उचित तरीके की व्यवस्थाएं प्रदान करने के बाद में उचित उपचार की व्यवस्थाएं प्रदान करते ही वो उपचारित हो गया, और उपचारित होने के बाद में हमें एक अच्छा मक्खन निखर करके आएगा, एक अच्छा बच्चा जो समाजोपयोगी पिंड बनकर के सामने आएगा, और उसी को हम बोलते हैं मूल्यांकन। क्या बोलते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं कि हमारी प्रक्रिया सफल थी या असफल थी, उसको बोलेंगे हम मूल्यांकन। समझ में आया? अगली स्लाइड देखते हैं। सतत शब्द का शाब्दिक अर्थ है लगातार। लगातार को हम कह सकते हैं, यहां ध्यान देना, सतत शब्द की हम व्याख्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस। सतत का अर्थ है लगातार या निरंतर, निरंतर या अविच्छिन्न, अविच्छिन्न प्रक्रिया। सतत के साथ आकलन शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात लगातार आकलन करना, यानी सतत लगातार देखभाल या निगरानी करना क्या है, सतत आकलन है। लगातार या निरंतर या अविच्छिन्न देखभाल करना, देखभाल या निगरानी क्या है, सतत आकलन है। निगरानी क्या है, सतत आकलन है। सतत आकलन कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया। मैंने क्या कहा था कि शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और हम पृथक नहीं कर सकते, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समेकित भाग है। सतत आकलन क्या है, सतत आकलन क्या है, सतत आकलन शिक्षण प्रक्रिया का समेकित भाग है, यानी इसी में समाहित है। बच्चों का आकलन सतत और नियमित रूप से किया जाता हो, जो पूरे वर्ष औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। यानी दो तरीके हो सकते हैं आकलन के, औपचारिक तरीके से भी किया जा सकता है और अनौपचारिक तरीके से भी किया जा सकता है। मान लिया जाए बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास देखना है, हमें आकलन करना है। मान लिया जाए बच्चे की भाषाई क्षमता का आकलन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक औपचारिक रूप से भाषण प्रतियोगिता या वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करवा सकते हैं कि इस समय इस दिवस पर विवेकानंद जी की जयंती पर या स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संज्ञा पर या गणतंत्र दिवस की पूर्व संज्ञा पर या राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन इस टॉपिक्स पर क्या होने वाली है, एक वाद विवाद प्रतियोगिता या भाषण प्रतियोगिता आयोजित होनी है रही है। तो ये तो होगी औपचारिक प्रक्रिया। अब हम दूसरा तरीका क्या है कि बच्चा स्कूल में घूमते समय अपने सहपाठियों से या अपने शिक्षकों से या अपने अभिभावकों से या अन्य जो अभिकर्ता जो एजेंट्स जो स्कूल से जुड़े हुए हैं उनके साथ में कैसी बातचीत कर रहा है, उसके आधार पर जो हम आकलन करेंगे वो होगा अनौपचारिक, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पूर्व परियोजना के या योजना के हम जो आकलन करेंगे वो क्या होगा, वो क्या होगा, अनौपचारिक होगा। अब ध्यान देना, बच्चों की खाने की आदतों का जैसे हमें आकलन करना है, तो हम बच्चों को बिना किसी बताए,
बिना किसी प्लानिंग के हम एमडीएम के अंदर जिस समय भोजन परोसा जा रहा है, मध्याह्न भोजन योजना के तहत जो भोजन परोसा जाता है, उसके समय हम जाएंगे और बच्चों के खाने के तरीकों पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे, और उसको देख करके हम उसका जो आकलन करेंगे वो होगा अनौपचारिक आकलन। इसमें न सिर्फ शैक्षिक क्रियाकलाप होते हैं, यानी केवल विषयों का ही आकलन नहीं होता है, जबकि शैक्षिक क्रियाकलाप जितनी भी गतिविधियां बालक कर रहा है, साहित्यिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि नृत्य, गायन, सब गतिविधियों का हम क्या करेंगे, आकलन करेंगे। केवल विषय आधारित आकलन नहीं करेंगे, यानी सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ये विषयों पर आधारित हम आकलन नहीं करेंगे, जिससे बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के साथ साथ ये भी ज्ञात होता है कि बच्चों ने क्या सीखा और उसमें कार्य करने की आवश्यकता है। यानी हमें ये पता लगेगा कि बच्चों का स्तर क्या है, यानी निदान और उपचार साथ साथ चलेगा, और क्या हमें कार्य करने की आवश्यकता है। वही बात है, जैसे बिलोने के अंदर क्या डालने की जरूरत थी, गर्म पानी डालने की जरूरत थी, तो इसी तरीके से हमें पता चलेगा कि बच्चा ने क्या सीखा है और बच्चा किस क्षेत्र में सीखने में कठिनाई या कमजोरी या रिक्ति महसूस कर रहा है। इसकी हमें संपूर्ण जानकारी कहां से मिलेगी, इसी प्रक्रिया, आकलन की प्रक्रिया से हमें मिलेगी। सतत आकलन शिक्षक अपने अध्यापन के समय अवलोकन या अन्य उपकरणों की सहायता से कर सकता है, जिसमें यह प्राप्त फीडबैक का उपयोग अपनी शिक्षण विधियों को सुधारने हेतु कर सकता है। यानी जो भी फीडबैक प्राप्त होगा, इसके अंतर्गत विभिन्न तरीके, तकनीक और उपकरण काम में लिए जाते हैं। मान लिया जाए पहले क्या होता था, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा होती थी, उसके आधार पर जो अंकन दिया जाता था उसी के आधार पर मूल्यांकन को समझा जाता था। लेकिन अब क्या होंगे, पेपर परीक्षाओं के अतिरिक्त, यानी कागज पेंसिल आधारित परीक्षाओं के अतिरिक्त जितने भी तरीके हैं उनसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जितनी भी तकनीक या जितने भी उपकरण या जितनी भी विधियां काम में ले सकते हैं वो हम काम में ले सकते हैं। जैसा हमने पहले बताया था कि बच्चे की भाषाई कौशल के विकास के लिए जो तरीके अपनाए गए थे, वाद विवाद प्रतियोगिता या भाषण प्रतियोगिता, या उसकी बच्चों के जो अभिभावकों के साथ में, शिक्षकों के साथ में या सहपाठियों के साथ में बात करने के तरीके को लेकर के जो चर्चाएं होगी, वो समस्त चर्चाएं वो किस में आएगी, आकलन में शामिल होगी। फीडबैक शिक्षकों के अलावा पालकों एवं बच्चों के लिए भी होता है, यानी जो प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है इस आकलन की प्रक्रिया में, वो हमें बच्चों और उसके पालकों यानी अभिभावकों तक हमें शेयर करनी होती है, और उसके आधार पर बच्चों के अंदर हम प्रगति का सही सही तरीके से एक सटीक आकलन कर पाते हैं, और बच्चों का पर जो निर्णय लेना होता है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है उसके आधार पर। तो ये होता है सतत शब्द का अर्थ। अब देखिए व्यापक शब्द का, व्यापकता से आज से है बच्चे समस्त कौशलों या समस्त क्षेत्रों में विकास से हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और स्वयंगात्मक विकास भी सम्मिलित है। मैंने कहा था कि विकास के क्या होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं। विकास के क्या होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं, और इन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र का विकास है वो हमें शामिल करना पड़ेगा कि बच्चा किस किस क्षेत्र में कमजोर है या किस किस क्षेत्र में क्या है, अधिक सदृढ़ है। तो ये हमें ध्यान करना पड़ेगा। विकास भी सम्मिलित है। अच्छे नागरिक बनने के लिए आवश्यक है कि इन गुणों को दो भागों में बांट सकते हैं, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। ध्यान देना, जो पाठ्यचर्या, जो ज्ञानात्मक, ज्ञान से संबंधित है, जो मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, उसको तो हम बोलेंगे संज्ञानात्मक, और सह संज्ञानात्मक में जो सामाजिक, नैतिक, स्वयंगात्मक, जो शारीरिक स्वभाव के शारीरिक गुण है, उनको क्षेत्रों को हम किस में शामिल करेंगे, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल करेंगे। यानी कॉग्निटिव और को-कॉग्निटिव जो फील्ड है उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे या आकलन करेंगे। पूर्व में कक्षा में उन्नति का आधार केवल पाठ्य पुस्तकों केंद्रित होता था। पहले क्या होता था, जो पाठ्य पुस्तकों जो कक्षा में पढ़ाया जाता था उसका आकलन होता था, और उसके आधार पर बच्चों में क्या लिया जाता था, निर्णय लिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा साहब, ध्यान देना, अब क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या होगा, संज्ञानात्मक और क्षेत्र तक सीमित रहता था। इससे केवल मानसिक विकास का पता लगता था, बच्चों के बौद्धिक विकास का पता लगता था। लेकिन अब क्या होगा, वर्तमान में इसमें बच्चों के सह संज्ञानात्मक क्षेत्र, बच्चे की रुचि, अभिवृत्ति और बच्चों की खेलकूद, योग आदि में किस तरीके से बच्चे उन्नति करें, ये क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। अतः हमें क्या जरूरी है, व्यापक आकलन, अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से किया जा सकता है। अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना,
व्यापकता को देखते हैं तो व्यापकता एक तो क्षेत्र हो गए अलग अलग, एक क्या हो गए विषय, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होता था और पाठ्य पुस्तक में ही हम क्या करते थे, कुछ विषयों को क्या देते थे, अधिक महत्व देते थे कि जो गणित में अधिक नंबर लाता था उसको होशियार मानते थे, जो भाषा में नंबर कम लाता था उसको हम गौर भी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, हमें व्यापकता यानी बच्चे के समस्त क्षेत्रों को देखना है तो व्यापकता 3 तरीके की हो गई। यहाँ जैसे ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ से आता है और इन्हीं से बन करके आता है। तो व्यापकता इसका जब निचोड़ निकालेंगे हम तो व्यापकता 3 तरीके की होती है। पहली व्यापकता होती है क्षेत्र या दायरे की व्यापकता। बच्चों में हमें इस व्यापकता को चेक करना है कि बच्चा केवल मानसिक रूप से सदृढ़ है, इसके साथ साथ में ये भी देखेंगे कि बच्चा शारीरिक रूप से भी सदृढ़ होना चाहिए, बच्चे का सामाजिक विकास भी सदृढ़ होना चाहिए, बच्चे का नैतिक विकास भी सदृढ़ होना चाहिए, बच्चे का स्वयंगात्मक विकास भी क्या होना चाहिए, सदृढ़ होना चाहिए। जो दूसरे तरीके की व्यापकता बनती है वो बनती है विषयों की व्यापकता। विषयों की व्यापकता यानी बच्चों को हम केवल भाषा या जो गणित या जो ह्यूमैनिटीज के विषय इनके आधार पर बांट करके नहीं रखेंगे। बच्चों को हम देखेंगे कि सभी विषयों में बच्चों की प्रगति सुनिश्चित हो रही है या नहीं हो रही है, यानी हम बच्चे का ऑलराउंडर सभी विषयों के जो ऑल सब्जेक्ट है उसकी हम क्या देखेंगे, व्यापकता देखेंगे इस स्थिति में। और तीसरी होती है तरीकों तकनीकों या विधियों की व्यापकता। यानी बच्चे को केवल पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा के आधार पर ही हम नहीं जांचेंगे, बच्चों का अवलोकन करेंगे, बच्चों का साक्षात्कार करेंगे, बच्चों की चर्चाएं कर करके हम अवलोकन करेंगे। यानी परीक्षा के विभिन्न तरीके अपनाएंगे हम, यानी आकलन के विभिन्न तरीके अपनाएंगे या विधियों को हम अपनाएंगे, तब जाकर के हमारी व्यापकता पूर्ण होगी। व्यापकता के 3 उपभाग होते हैं। पहला होते हैं क्षेत्र की या दायरे की व्यापकता, जिसमें यह केवल सुनिश्चित नहीं करना होता था, जो पहले परीक्षाएं होती थी उसमें केवल मानसिक विकास को चेक किया जाता था। जो बच्चा अधिक नंबर लाता था उसको हम लेबल लगा देते थे कि वो क्या है, होशियार है या बौद्धिक रूप से सदृढ़ है। और जो बच्चा कम नंबर लाता था उसको हम लेबल लगा लेते थे कि ये कमजोर है या ये क्या है, पढ़ाई में क्या है, ढीठ है। तो ये लेबलिंग हमें बतानी है, इसलिए हमें क्षेत्र या दायरे की व्यापकता पर जाना पड़ेगा कि बच्चा भले ही मानसिक रूप से तेज हो लेकिन उसका शारीरिक विकास कैसा है, उसका मानसिक विकास कैसा है, उसका सामाजिक विकास कैसा है, उसका नैतिक विकास कैसा है, उसका स्वयंगात्मक विकास कैसा है, इन सभी की निगरानी हमें अब करनी है। किसके माध्यम से, सतत और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से जो करनी है हमें अब। लेकिन ध्यान देना, क्षेत्र या दायरे की व्यापकता में यह आ गया, या विषयों की व्यापकता। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था, जो गणित में या अंग्रेजी में जो नंबर का अधिक लाता था वो क्या होता था, होशियार होता था। लेकिन अब हमें कोई भी विषय है उसको समस्त विषयों पर हमें समग्र रूप से देखना है कि ये इस विषयों में इसके इतर जो विषय वास्तव में जो पाठ्य पुस्तकों के इतर है उन विषयों में भी कैसा है, उन समस्त विषयों का हमें क्या करना है, आकलन करना है। और परीक्षा या आकलन के लिए कोई एक तरीका या जो प्राचीन तरीके हैं उनको छोड़ करके नवीनतम तरीके अपनाने हैं, जिससे बच्चों के समग्र विकास का हमें पता लग सके। तो ये थी व्यापकता। और व्यापकता शब्द को आप अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि व्यापकता का मतलब क्या होता है। व्यापकता का मतलब क्या होता है, व्यापकता का मतलब क्या होता है, विस्तार। तो विस्तार किस किस में करेंगे हम, पहले केवल मानसिक क्षेत्र को जांचते थे, परीक्षाएं होती थी उसमें, अब किस में जांचेंगे हम, क्षेत्र या दायरे का विस्तार करेंगे, विषयों का विस्तार करेंगे। और किसका विस्तार करेंगे, परीक्षा के तरीकों, विधियों या तकनीकों का विस्तार करेंगे। अब बच्चे को फील्ड ट्रिप पर ले जा रहे हैं, तभी हमने कोई क्या कर लिया, अवलोकन कर लिया, बच्चों से चर्चा कर ली, उसके आधार पर हमने क्या कर लिया, आकलन कर लिया, और उसके आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंच गए। मान लिया जाए फील्ड ट्रिप पर गए, फील्ड ट्रिप पर गए और फील्ड ट्रिप पर जाते समय
हमने देखा कि कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, जो केले दिए गए थे ऊर्जा के लिए, केले क्या होते हैं, ऊर्जा के त्वरित स्रोत होते हैं, ऊर्जा के क्या होते हैं, त्वरित स्रोत होते हैं। तो ध्यान देना, त्वरित स्रोत होते हैं तो तुरंत ऊर्जा देते हैं केला। और केले दिए गए थे बच्चों को, फील्ड ट्रिप पर ले जाया गया, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, सड़क पर फेंक रहे थे, लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे थे जो उनको बीन बीन करके अपने पॉकेट में डाल रहे थे, या कहीं कूड़ादान मिला था वहां पर क्या कर रहे थे, उसको वापस डाल रहे थे। तो हमें पता लग गया कि बच्चों में कचरे निपटान के तरीकों या यातायात के जो नियम हैं उनको लेकर के कितनी समझ है, उसका हमने आकलन कर लिया, उसके हम निर्णय तक पहुंच गए। तो ये ध्यान देना है, यानी तरीका कोई भी हो सकता है, फील्ड ट्रिप के समय तरीका हो सकता है, पढ़ाते समय तरीका हो सकता है, बच्चा जहां मिले वहीं आपको मूल्यांकन करना है, वहीं आपको आकलन करना है, और उसके आधार पर हमें निर्णय पर पहुंचना है, उसके आधार पर हमें कमजोरियों को देखना है और उसके तुरंत उपचार के हमें क्या करना है, तरीके अपनाना है। यही तो है सतत और व्यापक मूल्यांकन। जहां पर भी मिले बच्चा, उसका क्या कर दो, आकलन शुरू कर दो। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन कोई भी तरीका हो, भले ही आपको कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड परीक्षाएं होनी है, इस समय ये परीक्षा होगी, इस समय ये टेस्ट होगा, इस समय ये क्या होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, इस समय वार्षिक परीक्षा होगी, इस तरीके की कोई व्यवस्थाएं हैं वो अब कक्षा 1 से 8 तक समस्त व्यवस्थाओं को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और क्या लाया गया है, CCE लाया गया है। क्या लाया गया है, CCE लाया गया है। देखते हैं अगली। मूल्यांकन कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ बच्चों की सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृत्ति, सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार और अनुभव आदि में जानने की योजनाबद्ध रूप से साक्ष्यों का संकलन करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना और सुझाव देने की प्रक्रिया है। मैंने क्या कहा था कि आंकलन चलेगा, उसके आधार पर हम उस आंकलन से हम क्या करेंगे, साक्ष्यों का संकलन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और अंत में हम किसी सुझाव पर पहुंचेंगे। तो ये सुझाव देने की प्रक्रिया क्या है, मूल्यांकन। साक्ष्यों का संकलन कक्षा अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक रूप से सुधार कर उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जा सकता है, और मूल्यांकन प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी विकास की गति उतनी ही अधिक होगी। यदि आपने क्या कर लिया, मूल्यांकन अच्छी तरीके से कर लिया, बच्चों का आंकलन, निगरानी आपने अच्छी तरीके से कर ली, यानी मूल्यांकन में ही आंकलन निहित है। यदि आपने मूल्यांकन सही तरीके से कर लिया तो बच्चों की विकास की गति है वो क्या होगी, बेहतर हो पाएगी। अन्यथा बच्चा है वो कहीं ना कहीं पिछड़ करके रह जाएगा। जिसको हम समाजोपयोगी उत्पादक पिंड बनाना जा रहे हैं वो केवल एक मांस का पोथला बन करके ही रह जाएगा या जैविक पिंड बन करके रह जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है। अगली स्लाइड देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का आशय ये नहीं है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के हमारे यहाँ तक कि जो मनोविज्ञान के शिक्षक नहीं है उनको, जो जिन्होंने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है, उन शिक्षकों में भी सतत व्यापक मूल्यांकन को लेकर के अनेक तरीके के पूर्वाग्रह क्या है, हावी है। पूर्वाग्रह हावी है, पूर्वाग्रह हावी। और एक पूर्वाग्रह बहुत चिर प्रचलित सीसी को लेकर के चलता है, वो पूर्वाग्रह है कि सीसी आने के बाद सारी शिक्षा व्यवस्था को सीसी में उतार दिया। सीसी में उतार दिया यानी क्या कर दिया गया, अवनति की ओर धकेल दिया है। पहले टेस्ट होते थे, उसके आधार पर हम पास करते थे। बच्चे अब पाठ्य पुस्तकों में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे समय पर गृह कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और आए दिन क्या हो रही है, अनेक प्रकार के नवाचार या गतिविधियां करवाई जा रही है स्कूलों में। तो ये लेकर के एक शिक्षकों की शिकायत आमतौर पर रहती है हमारी शिक्षाविदों से, लेकिन उनको पता नहीं है कि सीसी का महत्व क्या है। कि जो बच्चे मानसिक तनाव और भय महसूस कर रहे थे, उनके कारण से उनके विभिन्न क्षेत्रों का क्या हो रहा था, उनके विभिन्न क्षेत्रों को क्या किया जा रहा था, हम दबा रहे थे, उनका प्रकटन या प्रस्फुटन नहीं कर पा रहे थे। उनका प्रस्फुटन अब सीसी के माध्यम से होगा, क्योंकि जब तक मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक सीसी की हम बेहतरी या शिक्षक सीसी की विशेषताओं को हम नहीं जान पाएंगे। तो एक जो मनोवैज्ञानिक शिक्षक होता है वो तो समझता है कि सीसी वास्तव में उपयोगी है, लेकिन एक जो जिसको मनोविज्ञान का कम ज्ञान है या जो मनोविज्ञान के विषय में कम रुचि रखता है वो बालक है, वो
क्या कहेगा, एक पूर्वाग्रह विकसित कर लेगा। और अनेक तरीके के पूर्वाग्रह जो निराधार रूप से चलते रहते हैं हमारे समाज में, और उन पूर्वाग्रहों को हम भी चाह करके भी हम नहीं मिटा पाते हैं, हम केवल प्रयास कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए विभिन्न जातियों को लेकर के या विभिन्न वर्गों को लेकर के क्या चलते हैं, पूर्वाग्रह चलते रहते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे जाति जाट को लेकर के भी एक पूर्वाग्रह चलता है कि जाट अड़ियल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक वीर शौर्य पराक्रमी जाति राजपूत को लेकर के एक चलता है कि राजपूत है वो क्या होते हैं, वो राजपूत क्या होते हैं, बड़े साहसी होते हैं। सब जातियां साथ होती है। अब दूसरी बात मैं कहूं कि ब्राह्मणों को लेकर के एक पूर्वाग्रह चलता है कि ये बहुत होशियार होते हैं, और एक बहुत सारे जो तथ्य हैं उनको लेकर के पूर्वाग्रह चलते रहते हैं। और बनिए होते हैं वो बड़े कंजूस होते हैं। तो इनको लेकर के बहुत सारी तरीके की धारणाएं हमारे समाज में चलती है, जो बिना किसी आधार के या बिना किसी बातचीत को सोचे समझे हम क्या कला देते हैं, हम हमारे दंत कथाओं में पहचान लेते हैं, और उन्हीं को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। पहले से आग्रह करना, बिना किसी विचारधारा को देखे और बिना किसी विचारधारा को परखे हुए पहले से किसी चीज पर आग्रह करना क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह। जैसे एक लैंगिक पूर्वाग्रह आपने सब सुना था, लैंगिक पूर्वाग्रह को लेकर के कि लड़कियां तो गणित में कमजोर होती है, लड़के गणित में होशियार होते हैं, लड़कियां भाषा में तेज होती है, लड़के कमजोर होते हैं। ये पूर्वाग्रह चलता है या नहीं चलता है, लड़कियां पढ़ करके क्या कर लेगी, इस तरीके के पूर्वाग्रह, यानी पहले से हमने जो धारणाएं बन गई है, निराधार धारणाएं बन गई है, उसको हम कहेंगे पूर्वाग्रह। तो इसी प्रकार से शिशि को लेकर के भी अनेक प्रकार की पूर्वाग्रह या कुछ अप्रचलित या अनिराधार, जिसका कोई आधार नहीं है, निराधार धारणाएं चल रही है। वो धारणाएं कौन कौन सी है, ये परीक्षा का पर्याय नहीं है, बच्चों का नियमित परीक्षण है। केवल शिशि को क्या मानते हैं अध्यापक, क्या मानते हैं, परीक्षा मानते हैं। परीक्षा नहीं है, ये एक सतत अवलोकन है, बच्चे का सतत निगरानी है। जैसे मैंने आकलन उस समय कहा था ना, बिलोने की प्रक्रिया को समझाते समय, तो ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी नियमित परीक्षण है बच्चे का। नियमित रूप से क्या करना, अवलोकन या देखभाल करना, बच्चों को ग्रेड और अंक देना, फेल पास का सर्टिफिकेट देना। जो अक्सर समझते हैं बच्चों को ग्रेड या अंक देना, फेल पास का सर्टिफिकेट देना, ये समझते हैं बच्चे, जबकि ये नहीं है। बच्चों को क्या करना है, एक बहुस्तरीय ग्रेड में डालना है, और बहुस्तरीय ग्रेड के आधार पर हमें क्या करना है, उसको हम बच्चों को हम क्या करेंगे, उसकी जो विभिन्न क्षेत्र है उसकी हम क्षमताओं को हम क्या करेंगे, इंगित करेंगे। किसमें, प्रमाण पत्र में। बच्चों को नाम देना, धीमी गति से सीखने वाला, कमजोर गति से सीखने वाला, होशियार, समस्या मूलक विद्यार्थी। अब क्या करते थे, पहले जो परीक्षाएं होती थी उसके आधार पर हमें क्या करना पड़ता था, हम बच्चे का लेबलिंग करते थे, लेबल लगा देते थे कि ये तो पढ़ ही नहीं सकता है। जबकि क्या कर सकता है, प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ सकता है, प्रत्येक विद्यार्थी सीख सकता है, ये मनोविज्ञान मानती है। तो लेबल से हमें बचना है। बच्चों की लेबल लगाने से कौन बचाता है, ये मूल्यांकन बचाता है। इससे हम बच्चों की लेबलिंग या प्रतिचयन नहीं कर पाते हैं, और इससे बच्चों के अंदर क्या रहता है, बच्चों में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर के एक सकारात्मक जो माहौल है वो बना रहता है। बच्चों को भय और दबाव से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये धारणा बनी होती है कि इससे बच्चों में भय और दबाव से अध्ययन को लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बच्चों में भय और दबाव को दूर करने के लिए तो क्या लाया गया है, शिशि लाया गया है। बच्चों की प्रगति की तुलना अन्य बच्चों से करना, यह ध्यान देना। यहां पर क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों की तुलना है वो अन्य से नहीं करनी है, ये कमजोर है या ये होशियार है या इसके अधिक अंक आगे या मेरे कम अंक आगे। इससे बच्चों में क्या आती है, एक नकारात्मकता की भावना पैदा होती है, और उनको नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, जिससे बच्चों की प्रगति है वो क्या होती है, बाधित होती है। तो ध्यान देना, अब यहां पर बच्चों की प्रगति की तुलना अन्य बच्चों से न कर करके क्या करना है, हमें बच्चों की प्रगति की तुलना हमें खुद बच्चों से करनी है, खुद अपने आप से करनी है।
अपने आप से करने पर बल देता है सीसी। हम शिक्षक ये देखेगा कि बच्चे ने पिछले दिन क्या सीखा था और आज क्या सीख पा रहा है, इसकी निगरानी कराता है। कौन कराता है? सीसी कराता है, जबकि अन्य बच्चों से तुलना कभी भी नहीं कराता है। और यही ध्यान आपको रखना है, यही ध्यान आपको रखना है। यदि आपने पूर्वगामी दिन के बजाय अग्रगामी दिन में अच्छा सीखा है तो आपको परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आगे आने वाले दिन में हम बेहतर करेंगे आज से। इसी धारणा को रख करके यदि हम अध्ययन को जारी रखेंगे तब तो हमें परीक्षा में सफलता से कोई रोक नहीं सकता है, और वरना तो वही बात है, फिर वही सफलता असफलता वाली कहानी, फिर वही प्रेरणा वाली कहानी, फिर उठो जागो तब तक मत रुको जब तक सफलता नहीं मिलती है। मैं कहता हूं कि आप क्या बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ और आने वाले कल को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ। बस यही करना है आपको। चाहे कितना भी बेहतर बनाओ, धीरे धीरे, चाहे आप भले ही खरगोश की चाल से नहीं बना पाते हो तो कछुआ चाल से उसको बेहतर बनाओ, धीरे धीरे बनाओ, तो आपको एक न एक दिन क्या हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों की प्रगति अन्य से न करा करके जो बच्चे ने जो पूर्वगामी दिन में सीखा उसी से बेहतरी, सीखने की बेहतरी पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। बच्चे की प्रगति को उसकी पिछली प्रगति से देखा जाता है और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, बच्चे का विकास सुनिश्चित करते हैं। किसमें? सीसी में। तो ध्यान देना, अन्य बच्चों की तुलना करना, लेबलिंग करना और ये परीक्षा के भय को लेकर ये समस्त जो धारणाएं बच्चों परीक्षा को लेकर के बनी थी, इन समस्त धारणाओं या इन समस्त पूर्वाग्रहों को क्या करता है, सीसी दूर करता है। या ये सीसी का उद्देश्य नहीं है। सीसी क्या करता है, बच्चों में बेहतरी के लिए काम करता है। और यह ध्यान देना, जब तुलना और प्रगति करेंगे, जब अपने आप से क्या करेंगे, बेहतर कर पाएंगे, तो बेहतर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, शिक्षण सामग्री की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? शिक्षण सामग्री या शिक्षण तकनीक की जरूरत होगी। तो जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक सूचना दे दूं, और जो अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करें उनके लिए एक सूचना दे दूं कि हमारे भीराराम जी बेहड़ा की जो ज्ञान स्रोत पब्लिकेशन से बुक है आरबीएससी आधारित, वो बाजार में आ चुकी है। आप ले सकते हो, ये कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इसके अलावा यदि रीट में आपको साइकोलॉजी में हम पीछे छूट गए हैं काफी सामाजिक बाध्यताओं के कारण से, तो साइकोलॉजी में एक किताब आती है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की ही, लक्की आहूजा मैम की, जो खुद साइकोलॉजी में लेक्चरर है स्कूली शिक्षा में। उनकी एक पुस्तक आती है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की साइकोलॉजी की, वो होती है लक्की आहूजा की। उसमें अधिकांश मैटर मैंने लिखा है क्योंकि मैडम बिजी थी किसी कार्य में, तो कहा श्रीराम जी आप लिख दो उसको, तो मैंने लिखा है उसमें अधिकांश मैटर, तो वो भी आप ला करके पढ़ सकते हो। और उसके साथ साथ आप मेरी पर्यावरण अध्ययन की, मेरी और शहजाद गौरी जी की, मेरी और शहजाद गौरी है जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मेरी खुद की पर्यावरण वाले, रीड लेवल फर्स्ट वाले, ध्यान देना पर्यावरण में आप ये किताब पढ़ सकते हो। लेकिन इस किताब से बेहतर एक आपको मैं ऑप्शंस बताता हूं, इस किताब के इतर आपको क्या पढ़ना है। इस किताब के इतर आपको क्या पढ़ना है, इस किताब के इतर आपको जो पढ़ना है वो 5 से कक्षा 3 से 8वीं तक की पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों की पुस्तकें पढ़नी है। 3 से 5 तक तो पर्यावरण अध्ययन की किताबें हो गई, और 6 से 8 तक की सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों की पुस्तकें पढ़नी है। इसके अलावा जो पर्यावरण अध्ययन में जो आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं वो हमारे भेड़जी सर के जो वीडियो है, जो राजस्थान अध्ययन वन लाइनर को लेकर के आ रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो ये ध्यान देना, 3 से 8 तक पर्यावरण अध्ययन में आपको 3 से 8 तक की पुस्तकें पढ़नी है। और साइकोलॉजी में आप लक्की आहूजा के अलावा एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हो, 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक्स आप पढ़ सकते हो। तो ये ध्यान देना। और हिंदी में कुछ भी नहीं करना है आपको। रीट के विद्यार्थियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप कुछ भी नहीं करें। हिंदी में केवल नवीन हिंदी व्याकरण की जो किताब आती है 11th 12th 9th से 12 तक, उसको पढ़ ले काफी है। उसके बाद में यदि आपको शिक्षण विधियों के लिए कोई अच्छी बुक्स मिले तो आप क्या कर लो, एक बार उसको निकाल लो और उसको आप क्या कर लो, देख लो। तो ये ध्यान देना है। हिंदी में मैंने जहां तक बता दिया,
और यदि आपको संस्कृत में, तो संस्कृत में वही विधि अपनानी है। संस्कृत में 6, 7 और 8 के संस्कृत किताब के जो जो भाषा के इतर बात की गई है, भाषा के बाद का जो सिलेबस दिया जाता है उसमें टॉपिक्स होते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर लो, एक बार देख लो। तो सारी की सारी, ये रीट पास करना कोई बड़ा महाभारत नहीं है, लेकिन ये महाभारत होगा कि आगामी परीक्षा को हम कैसे पास करेंगे, उस पर हम अच्छी तरीके से काम करेंगे और अच्छी तरीके से आपको सामग्री उपलब्ध कराएंगे। तो सीसी हो गया का पहला पार्ट था ये सीसी का, हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। इसके बाद में सीसी को लेकर के आपकी कोई भी धारणाएं है वो क्या नहीं रहनी चाहिए, पूरी तरीके से मिट जानी चाहिए, या कोई भी शंका आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। इसको आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। धन्यवाद, सुप्रभात।